जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम हैं लघु सचिवालय हिसार में और तस्वीरें आपके सामने हैं। गेट आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन खास बात है कि यहाँ पर कुछ किसान नेता यहाँ पर आए हुए हैं। कौन कौन आए हैं वो भी बात करेंगे और फिलहाल क्या चाह रहे हैं, क्या उनका कहना है। और क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं हिसार में जो एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए, क्या कह रहे हैं किसान वो भी जानेंगे, बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो तस्वीरें हैं ये है लघु सचिवालय हिसार से। और बात कर लेते हैं, जान लेते हैं एक बार कि किसान जो आज किस लिए इकट्ठा हुए हैं। हाँ जी पुनिया साहब, कैसे हो? सब 3 भाग रहे हैं। अच्छा, तो आज क्या किस लिए इकट्ठा हुआ? आज हमारी जिला हिसार के संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत यहाँ पर हुई धरने के ऊपर, जो 170 दिन से लगातार यहाँ पर चल रहा। 3 जनवरी 2024 से 13 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी और 20 तारीख महापंचायत के लिए रखी गई थी। इन बिटवीन हमने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने का प्रयास किया, लेकिन कोई अधिकारी हमारे से मिल नहीं पाया। आज डीसी साहब को हमने बड़ा उलाना दिया इस बात का, भाई हमारे साथ ये गलत हुआ है। किसानों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बीमा का, मुआवजा का, टेलों तक पानी नहीं पहुंच रहा, गाँव में तालाबों में पानी नहीं है, तालाब सूख गए। यहाँ तक कि जिला हिसार की 309 पंचायतों में से लगभग 100 गांव के अंदर वाटर वर्क के अंदर पानी नहीं है पीने का। हालात बड़े खतरनाक हैं। डीसी साहब ने हाथ खड़े कर दिए, बोला भाई पल्ला तो उड़ रहे थे इलेक्शन में, आचार संहिता लगी थी, हम आपके मुद्दों के प्रति, आपकी मांगों के प्रति सीरियस है, संवेदनशील है, हमारे को 3 दिन का टाइम दिया जाए। सीएम साहब यहाँ पर आ रखे हैं, 3 दिन से लगातार रात दिन हम काम कर रहे हैं और आज भी बिजी हैं। उनकी कहने से संयुक्त मोर्चा ने 26 तारीख की मीटिंग रखी है प्रशासन के साथ। डीसी साहब ने कहा सारे अधिकारी मौजूद होंगे और मैं भी मौजूद हूँ और संयुक्त किसान मोर्चा जिला 3 दिन का समय मिल गया। हाँ जी, हाँ, जो भी होगा 3 दिन बाद। हाँ जी, हाँ जी, 3 दिन बाद। बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं, और खास बात मैं बताना चाहूंगा कि किसान मोर्चा के आए, फिर बीच में चुनाव आ गए, मीटिंग जो है वो हो नहीं पाई और प्रशासन की गंभीरता भी कम थी। वो ये सोच रहे थे कि बहुत दिन हो गए हैं, जो कुछ होना था वो हो लिया। लेकिन हम तो पूरा गज मार के देखा करा, जब तक एक एक नया पैसा किसान का नहीं मिल जाएगा तब तक हम पीछे नहीं हटते। तो आज ये सारे संगठनों की संयुक्त मीटिंग हुई और उसके बाद फैसला ये था कि आज हम फैसला लेंगे, हम यहां नहीं बैठे रहेंगे। अगर हम यहां बैठे हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, तो हम सरकार का भी रास्ता रोकने का काम करेंगे। तब यहां के डीसी ने कमेटी की मीटिंग बुलाई, 17 नेताओं की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में जो चर्चाएं हुई हैं, जो हमारे सरदानंद भाई हैं वो आपके सामने ब्रीफ कर देंगे उस पर। नमस्कार। नमस्कार। मुझे फिलहाल ये बताइए, कितने बजे के आसपास डीसी साहब से आपकी जो है मुलाकात होती है, उसके बाद क्या कुछ आश्वासन आपको मौके पर मिलता? देखिए 9:30 बजे हमारा संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता यहाँ पहुँच चुके थे और हमने आगे का ऐलान कर दिया था, अगर हमारे सभी मांगों का समाधान नहीं होता तो अगला ठोस कदम कोई उठाएंगे। करीब 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के पास संपर्क के लिए आया फोन, मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में तमाम जो हमारे मुद्दे हैं उन पे विस्तार से चर्चा की गई, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम हमारे नेता थे वो उन मुद्दों के जो उनको समाधान बता रहे थे उससे कोई भी हम सहमत नहीं हो पाए, संतुष्टि नहीं मिल पाई। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के दबाव के कारण फिर डीसी साहब ने कहा कि 26 तारीख को दोबारा संयुक्त किसान मोर्चा की और हिसार का तमाम आला अधिकारियों की एक बड़ी बैठक होगी। उसमें पॉइंट टू पॉइंट जैसे 2 हम मांग पत्र बनाएंगे, एक प्रशासन को देंगे, एक हमारे पास रहेगा मोर्चा के नेताओं के पास। एक पॉइंट से बारीकी से बात करेंगे, उसका जवाब मांगेंगे। अगर सही तरीके से हमें जवाबों की जो हमारे सवाल उनकी सही संतुष्टिपूर्ण जवाब मिला तो हम हो सकता हमारा आंदोलन या हमारा धरना स्थगित हो जाए। अन्यथा 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बहुत बड़े आंदोलन का आगाज होगा और वो आगे की रणनीति हम 26 तारीख को ही बता पाएंगे। थोड़ा सा कुछ दिन पहले जाए तो यहाँ से सभी किसान गायब नजर आए और लोगों ने कहा कि भाई चुनाव है तो किसानों को हटा दिया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है, पहले मुझे इस बारे में बताइए। ये बात जो आपने कही है सरासर झूठ है, बिल्कुल 100% झूठ है। किस तरीके से? यहाँ पर किसान तो मौके पर मौजूद नहीं थे। बिल्कुल हम मौजूद थे, हमारे साथी प्रशासन ने ये कहा आचार संहिता लगी है, यहाँ से ये जो पार्किंग है ये भी बंद कर दी गई है और ये हटा दिए गए हैं। लेकिन हमारा सांकेतिक धरना चल रहा था, टेम्परेचर की वजह से
खेतों में काम की वजह से हमारी नफरी हमारे हिसाब से कम थी। हम प्रशासन के सरकार के दबाव में यहाँ से नहीं हटे, गांव में काम पर लगे हुए थे। फिर इलेक्शन के अंदर इलेक्शन के अंदर ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के ऊपर भाई बीजेपी जेजेपी के कैंडिडेट को कंडम करना है, उसको हर हालत में हराना है। किसान मजदूर मोर्चा कंधे से कंधा मिलाकर के हम फील्ड में गए और यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट को जेजेपी के कैंडिडेट को दूर हटाने का काम हमने किया। इसलिए बीजेपी से ऐसी कौन से दुश्मनी है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी को हराने का काम आप लोगों ने किया? और भी तो खड़े थे, क्या अब हम ये समझ ले कि आपने जो विपक्ष पार्टी है उनका साथ दिया था? देखो, मर्डर से ऊपर तो बात नहीं होती। जब आदमी की जान ले ली जाए इससे तो बड़ा नुकसान होता ही नहीं। आर्थिक नुकसान को तो इंसान सहन कर सकता है, आर्थिक नुकसान तो हम सह रहे हैं लगातार, पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण के शिकार है किसान इस देश का। उसके बाद आंदोलन के दौरान हमारे 750 किसान भाइयों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। टिकरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, शाहजहापुर बॉर्डर के ऊपर हमारे साथी बैठे थे, बुजुर्ग किसान। वहां पर रोजाना किसानों के घरों के अंदर लाश आती थी। उधर जवान किसान का बेटा जवान सरहद के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है। किसान अपने अधिकारों के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए दिल्ली सरकार से, गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ रहा है। उस साइड से किसान की डेड बॉडी घर पर आ रही थी, उस साइड सरहद के ऊपर देश की सीमा की रक्षा करते हुए किसान और मजदूर का बेटा सैनिक के रूप में अपनी कुर्बानी दे रहा था, उसकी डेड बॉडी आ रही थी। किसी राजनेता का घर में आपका जवान बेटे की डेड बॉडी आई हो तो आज तक किसी भी राजनेता का, एमएलए, एमपी का, मुख्यमंत्री का बेटा सरहद के ऊपर फौजी हो और वो शहीद हुआ हो तो बता दो। किसान के मजदूर के घरों के अंदर रोजाना डेड बॉडी आती है। हमारे 750 किसान भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। काले कानून वापिस नहीं लिए, वैसे रद्दी में डाल दिए। बदले की भावना से मोदी ने किसान और मजदूरों की कमर तोड़ते हुए बिजली अधिनियम 2020 लागू किया, 2021 लागू किया, 2022 लागू किया। जो 40 लेबर कोड थे आजादी के टाइम लागू हुए थे, उनको तोड़ मरोड़ करके पूंजीपति फैक्ट्री वालों के हक में कानून बना दिए। मजदूर के अधिकारों के कानूनों को कंडम कर दिया गया। भूमि अधिकार नियम हरियाणा के अंदर इस खट्टर सरकार ने, जो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री था, उसने इतना लूज कानून बना दिया। सरदानंद की जमीन, रवि आजाद की जमीन को इसके जिले का भिवानी का डीसी, इसकी जमीन को हिसार का डीसी रात के 12 बजे आउट टाइम में दफ्तर को खोल करके एक्वायर कर सकता है। डीसी रेट के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर इसकी जमीन है। वहां पर बाजार रेट 3 करोड़ होगा और डीसी रोड रेट वहां का 40 लाख होगा। 40 लाख के पैसे इसके खाते में डाल दिए जाएंगे, इसकी जमीन एक्वायर कर लेगा डीसी। रवि आजाद किसान कहीं अपील नहीं कर सकेगा, कहीं मुकदमा नहीं कर सकेगा। ये कानून बना के रख रखा है, इसलिए रोष है। आप रोष की जो बात की रवि भाई, जी विधानसभा इलेक्शन नजदीक है, क्या रुख रहने वाला किसानों का? देखिए, हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। जो लोकसभा में रुख था वही हमारा विधानसभा में रुख है। बीजेपी के प्रत्याशी के सामने जो सबसे मजबूत प्रत्याशी है, चाहे वो किसी भी दल का और चाहे वो निर्दलीय हो, उसको वोट डालेंगे और डलवाएंगे और बीजेपी के उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे। हमारी सबसे यही अपील है, क्योंकि मुद्दा है हरियाणा को बचाने का, मुद्दा है हरियाणा की बेरोजगारी को खत्म करने का, मुद्दा है हरियाणा के किसान की तकलीफों को कम करने का और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा। और उसके लिए बीजेपी को लोकसभा में हाफ हुए हैं, लेकिन विधानसभा में इनको पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर बीजेपी को आप लोग पछाड़ देंगे तो उसके बाद आप लोग आगे बढ़ सकेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? आप कैसे विश्वास कर सकते हैं किसी विपक्ष पार्टी? देखिए, हम तो पहले ही कह रहे हैं सारे चोर हैं, पहले ही कह रहे हैं, लेकिन चोरों में भी कोई सरदार होता है, तो वो सरदार जो है भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। तो आज लड़ाई चोरों के सरदार के खिलाफ है। जो छोटे मोटे हैं उनको तो बाद में निपटते रहेंगे हम। अच्छा, उनसे निपट लेंगे। और ये बात हम बीजेपी के खिलाफ क्यों कह रहे हैं? 3 कृषि कानून कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी। 750 किसानों की शहादत किसके कारण हुई? आप खुद देखिए। अग्निवीर योजना को कौन लेकर के आया? महिला पहलवानों के सम्मान को किसने कुचला? महंगाई का जिम्मेवार कौन है? बेरोजगारी का जिम्मेवार कौन है? आप संविधान बदलने की बात कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग कर रहे हैं। 400 सीट दे दो, संविधान बदल देंगे। जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उनके ऊपर डिक्टेटरशिप करने का काम कौन कर रहा है? जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको तिहाड़ में ले जाके बंद कर लो। हमारे
अब हमारा तो ईडी क्या करेगी? हमारा ईडी क्या कर सकती है? हमारे पास एक इंच जमीन नहीं, हमारे नाम एक गाड़ी नहीं, हमारे खाते माइनस में मिलेंगे, हमारी जेब में एक नया पैसा नहीं मिलेगा, ईडी हमारा क्या करेगी? हमारा तो जमीनी संघर्ष है, इसलिए बीजेपी को उखाड़ना जरूरी है। नहीं तो आपको क्या लगता है इन सभी वजह से ही अब की बार 400 पार का नारा जो है वो खत्म होता हुआ नजर आया? ये 400 पार का नारा तो वैसा ही साबित हुआ जैसे हरियाणा में 75 पार का था। ये 400 पार वाला तो न्यूके का न्यू साबित होया है। ये सीट 240 आई है, ये फेयर काउंटिंग हो जाती, इलेक्शन कमीशन मोदी आयोग बन के काम ना करता और फेयर काउंटिंग हो जाती तो ये पूरी 200 और 200 तक निपट जाते। ये जो 40 सीट हैं ये रोल करके ले रखी हैं। आप आंकड़े देख लो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, 48 से लेकर के 50,000 वोट तक इन्होंने 170 सीटें जीत रखी हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती अगर इलेक्शन ना लड़ती तो इनकी सीट 5, 4, 3, 2 इतनी सीट आनी थी। ये कुछ राज्य भाग गए, वो अब की बार ठीक हो जाएंगे विधानसभा में, और ये ठीक है। इनकी गाड़ी रिजर्व में नहीं चलती, ये इनकी गाड़ी तब चलती है जब तेल की टंकी फुल हो। अब की बार जनता ने इनको रिजर्व गाड़ी पकड़ा रखी है। बैसाखियों की सरकार है, इधर सड़क पे हम मजबूत हैं, उधर सदन में विपक्ष मजबूत है और बीच में ये हैं। तो ये लंगड़ी सरकार है और एक टांग जनता के हाथ में है। जब भी ये कोई भी नीति पॉलिसी देश और किसान के खिलाफ लेके आएंगे तो आप देखना कि जन क्रांति और जन आंदोलन होगा। आज की कही हुई बात मेरी आप याद रखना, इस सरकार की विदाई विपक्ष से नहीं होगी, ना इस सरकार की विदाई वोट से होगी। इस सरकार की विदाई इसी योजना में जन आंदोलन से होगी और प्रधानमंत्री को जाना पड़ेगा। गुजरात नहीं जाना पड़ेगा, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। कमाल की बात तो ये है, आप लोगों को बता दो 9 विधानसभा क्षेत्र में से भी कहीं ना कहीं दूर दूर तक मुझे आम जनता भी कहती है ये बात कि कांग्रेस नजर नहीं आ रही थी, हर जगह बीजेपी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी का हारना और कांग्रेस का जीतना कहीं आप लोगों का पीछे से समर्थन तो नहीं था? देखिए, कांग्रेस नहीं जीती हरियाणा में, कांग्रेस जीतती तो 2014 और 19 में जीत जाती। यहां जनता जीती है, ये 5 सीट हमारी हैं। इसके ऊपर कोई कांग्रेस का नेता दावा ठोकता हो तो ये उसका वहम है। अच्छा, कांग्रेस को कोई क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट किसको है? हरियाणा की जनता को है। बल्कि 5 सीट जो बीजेपी जीती है, ये 5 सीट भी बीजेपी हार रही थी। अगर कैंडिडेट ठीक आते और आपस में इनकी फूट नहीं होती। ठीक आते का क्या मतलब था आपका? मतलब ये जिन जिन सीटों पे हार हुई है, हाँ। इसमें एक तो कैंडिडेट गड़बड़ उतारे गए, जैसे करनाल की सीट है। आप वो हिसार की बात करिए फिलहाल। नहीं, हिसार की क्या बात करें, जहां जीत जाए वहां तो सब बढ़िया है। हिसार की क्या बात करें, बात तो 5 जो हार गए उनकी करो। जैसे कैंडिडेट ठीक आते, मिलके इलेक्शन लड़ते, आपस की रंजिश और फूट और गुटबाजी नहीं होती, तो हरियाणा में 10 की 10 सीट जो है इनकी थी, 10 की 10 सीट जनता की थी। कांग्रेस के पास तो ना संगठन है ना मैनेजमेंट है। विधानसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे तो ये किसान, मजदूर, नौजवान, ये महिलाएं करेंगी। बीजेपी 30 पे रह जाएगी, मतलब 28 से 30 सीट बीजेपी की आएंगी, चाहे ये किरण चौधरी को मिला लो, चाहे ये सारण मिला लो। चलिए खैर, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं। क्या कुछ मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हैं? तो देख सकते हैं जो तस्वीरें आपने देखी है, ये लघु सचिवालय हिसार की तस्वीरें थी। और खास बात ये थी यहाँ पर जो किसान इकट्ठा हो रखे थे इस वक्त पे, और क्या बातें थी वो भी आपने सुनी। लेकिन फिलहाल जो मैं दूसरी तरफ आपको लेके जाता हूँ और वो दिखाना चाहूँगा कि जो किसान है यहाँ पर बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। ऐसे ही बने रहिए, जल्द ही मिलेंगे अगले अपडेट पे। आज मुख्यमंत्री जी भी हिसार में है, हो सकता है वहाँ की अपडेट भी आपको दिखाएं। तब तक के लिए मैं चाहूँगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।